तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए यूपी पुलिस री एग्जाम स्पेशल कर्तव्य सीरीज आ चुका है, जिसका आज डे 1 है। यानी आज से ही हम लोग अपने कर्तव्य सीरीज को शुरू करेंगे और इसमें हम लोग हर दिन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हिंदी को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। यानी जितना हम पढ़ चुके हैं उसको सबको हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं और आपका परिश्रम बैच भी चलता रहेगा। और आपका अभी मैथ का भी प्रैक्टिस सेट आने वाला है, तो एकदम आप इस चैनल पर बने रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम स्पेशल आपके लिए आ चुका है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अपने हिंदी के जो कर्तव्य सीरीज है उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्वेश्चन जो लेकर आए हैं उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि अनेक शब्दों के लिए विकल्पों में सही एक शब्द चुनें। शब्द हमारा क्या है, जो पृथ्वी से संबंधित हो। तो पृथ्वी से संबंधित होने वाले को क्या बोलते हैं, पार्थिव। ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हो, पृथ्वी से संबंधित जो होता है उसको क्या बोला जाता है, एक शब्द में पार्थिव बोला जाता है और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पार्श्व और पास युग्म का सही अर्थ है। यानी आपको बताना है पार्श्व का क्या मतलब होता है और पास का क्या मतलब होता है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो दिया है बंधन, फिर बगल, धूली, जानवर, बगल, बंधन और यहाँ पर जानवर और धूली। तो जानिए, पार्श्व का मतलब क्या होता है, बगल, और पास का मतलब होता है बंधन। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पास जैसे आप देखोगे रामायण में लक्ष्मण जी को और श्री राम जी को नाग पास लगा था। यानी नाग पास का मतलब क्या होता है, नागों का बंधन लगा था, उनको नाग पूरा तरीके से लपेट लिए थे। तो वहां से आप ये पास याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा वचन संबंधी त्रुटि वाला वाक्य है। मतलब आपको बताना है कि कौन से वाक्य में वचन संबंधी त्रुटि है। जैसे देखिए, पहला जो वाक्य है, कह रहा है महात्मा जी का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। दूसरा है श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे। तीसरा है विद्रोहियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया, हर एक ने टोपी पहन रखी थी। अब आपको इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा चुनना है जिसमें वचन संबंधी त्रुटि हो। तो आप देखिए, जो पहला वाक्य है महात्मा जी का दर्शन करके, ये वाक्य सही नहीं बैठ रहा है। ऐसे होना चाहिए था महात्मा जी के दर्शन करके। यानी जो ये का है इसके जगह पर क्या होना चाहिए था, के होना चाहिए था, तो ज्यादा अच्छे तरीके से ये बैठता है। यानी ऑप्शन नंबर ए में ही वचन संबंधी त्रुटि दिया है। देखिए, महात्मा जी के दर्शन करके मैं धन्य हो गया, बहुत अच्छे तरीके से बैठ रहा है। और यही यदि आप कहें महात्मा जी का दर्शन करके मैं धन्य हो गया, तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो आप बोलने से ही समझ जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। ऑप्शन नंबर ए इज द इसमें राइट आंसर। देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए, पुल्लिंग शब्द पहचानने का तरीका क्या होता है, जो शब्द आपके विकल्प में दिए हों उसके आगे मेरा अथवा मेरी लगाकर चेक करिए। अगर मेरा पर बैठ रहा है तो पुल्लिंग होगा, अगर मेरी पर बैठ रहा है तो स्त्रीलिंग होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर जोगी लिखा है, अगर इसे हम मेरा जोगी कहें तो बहुत अच्छा तरीके से बैठ रहा है, लेकिन अगर कहें मेरी जोगी तो अटपटा लग रहा है। ऐसे मेरी नर्मदा, मेरी अमावस्या, मेरी, ये वक्री है। यहाँ पे ये जो क है ये आधा है। तो अगर आप देखो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, इसमें मेरी से बहुत अच्छे तरीके से ये बैठ रहा है वाक्य, लेकिन ये जो जोगी है ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, आप जानते हो जोगी का क्या होता है, जोगिन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपका पुल्लिंग है और यही आपका सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है लिंग बदलिए। मतलब पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग बदलिए, स्त्रीलिंग दिया है तो पुल्लिंग में बनाइए। दिया है भवानी, भवानी स्त्रीलिंग में है तो भवानी कहा जाता है माता पार्वती को। यहाँ पर भवानी का क्या हो जाता है, भव। भव का मतलब होता है भगवान शंकर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन भी दिया है, भावानी, भवा, भवती। तो ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। यानी भवानी का क्या हो जाएगा, भव हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। बहुत फेमस शब्द है ये।
आपके ऑप्शन में अगर दिखेगा तो तुरंत इसको क्लिक कर दीजिएगा। पहला है आपका पुस्तक, दूसरा कपड़ा, तीसरा प्राण, चौथा मेज। लेकिन जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है वो प्राण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इवन एसएससी जीडी यूपीपी का जो एग्जाम अभी लीक हुआ है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि बताइए इसमें कौन सदैव बहुवचन होता है, कौन सदैव एकवचन होता है। तो यहाँ पे जो प्राण है वो सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। यानी ये जो रेखांकित पद है आपका कानो सुनी, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान। तो देखिए कर्ता का जो चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, करण से के द्वारा। उसके बाद संप्रदान के लिए। अगर आप इसके चिन्ह को जानते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से इसको बैठा लेंगे। देखिए कानों ने सुनी होगा नहीं, बैठने मतलब बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। कानों को सुनी बात पर यकीन करो मतलब मत करो, तो ये भी आपका बैठ नहीं रहा। यहाँ पे कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो या कानों के द्वारा सुनी बात पर यकीन मत करो, ये बैठ रहा है। कानों के लिए सुनी बात पर यकीन मत करो, ये भी नहीं बैठ रहा। मतलब ये जो आपके कर्ता, कर्म और संप्रदान है, इस पर आपका वाक्य बैठ ही नहीं रहा है, इस पर बैठ रहा है। कानों से या कानों के द्वारा सुनी गई बातों पर यकीन मत करो। कभी कभी कहते हैं कि कानों सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए जब तक आंख से न देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा करण कारक दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी कानों सुनी में जो कारक होगा वो करण कारक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो आपके संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं उनको तो तत्सम बोलते हैं, लेकिन अगर उनमें भी परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं तद्भव। यानी तत्सम से भी अगर थोड़ा सा उसको घटा दिया जाए तो क्या बोला जाता है, तद्भव बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए होलिका, शिक्षा, स्थल और तीर्थ। अगर आप देखो तो होलिका सही लग रहा है आपको, शिक्षा भी सही लग रहा है, स्थल भी आपको पढ़ने में सही लग रहा है। लेकिन ये जो तीर्थ है, तीर्थ आप नहीं पढ़े होंगे। आप जब भी पढ़ते हैं तो तीर्थ पढ़ते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा। लेकिन तीर्थ का जो तद्भव होता है मतलब इसको और मान इसका घटा दिया गया तो तीर्थ बना दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा तीर्थ दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए हमारा जो प्रश्न है वो करें निम्न शब्द के पर्याय दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पे दिया है खद्योत। खद्योत का पर्यायवाची बताना है। तो आप जानते हो खद्योत का जो पर्यायवाची होता है वो जुगनू होता है। आपको पर्यायवाची थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, याद मत करिए, एक बार आप याद कर लीजिए, उसके बाद उसको रोज देखते रहिए तो आपको मतलब भूलेगा नहीं, और प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो ये जो खद्योत होता है वो क्या होता है, जुगनू होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। निजवाचक का मतलब होता है जो स्वयं के बारे में बताए। तो यहाँ पे लिखा है वाक्य, सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ये बात सत्य है, सफलता पाने के लिए हमें खुद ही परिश्रम करना पड़ेगा, कोई हमें सफल बना के नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, यानी खुद से परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो स्वयं शब्द आप देख रहे हो ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे देखिए करना, तुम्हें, के लिए और स्वयं दिया है, तो स्वयं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि तिनका का तत्सम शब्द बताइए। तिनका, तिनका का तत्सम शब्द, यानी तत्सम मतलब वो संस्कृत से थोड़ा मेल जोल खाता रहे। जैसे दिया है त्रिनक, तृण, तृण और तृण। तो आप जानते हो तिनका का तृण होता है, तृण नहीं होता, तृण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। दिया है अन्वेषण। तो अन्वेषण का होता है, अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो अनुधन एषण होता है, ठीक है। अनुधन क्या होता है, एषण, यानी ऊ का व बन जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए ये वाला चिन्ह, कह रहा है कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है। यानी ये वाला चिन्ह आप देखे होंगे और आप प्रयोग भी किए होंगे। पहला का है निर्देशक चिन्ह, दूसरा हंस पद चिन्ह, तीसरा योजक चिन्ह और
चौथा लाघव चिन्ह। तो इसको बोला जाता है हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है? जैसे आप मान लेते हैं कोई वाक्य लिख रहे हैं और बीच में कोई शब्द छूट गया, तो उसको लिखने के लिए आप इसका प्रयोग करते हो और फिर आगे उसको ऊपर या नीचे लिख देते हो। जैसे अगर हम कहें राजा बहुत मारा, बहुत यहाँ पर मारा है, राजा बहुत मारा है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। लेकिन अगर हम इसको एक शब्द मतलब जो भूल गए हैं, राजा ने बहुत मारा है, तो यहाँ पे ने भूल गए हैं तो इसको ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे ऊपर लिख देंगे ने। यानी जो शब्द आपके छूट जाते हैं उसको भरने के लिए पहले ये चिन्ह लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर जो शब्द हमारा भरना रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं जो गलती से छूट गया होता है। तो इसको बोलते हैं हंस पद चिन्ह। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कक्षा में कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे, इस वाक्य में रेखांकित शब्द हैं। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द आपका कुछ है, पूछ रहा है क्रिया विशेषण है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो अगर आप वाक्य को पढ़ो तो कक्षा में कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे, तो कुछ क्या है? निश्चित तो है नहीं, इसका मतलब ये अनिश्चित होगा। और यहाँ पर बच्चों की संख्या की बात हो रही है, क्योंकि जब कुछ बच्चे शोर मचाएंगे तो वहां पे उनकी संख्या भी कुछ न कुछ होगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। तो यहाँ पे मूल क्रिया जैसे आप पढ़ते हो फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकेंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, सेम वैसे ही हिंदी में होता है। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ये जैसे आप डिग्री में पढ़ते हो अंग्रेजी में सेम वैसे ही है। जैसे यहाँ पे देखिए, बजवाना, बजना, बजाना, कराना, करना, करवाना, उठना, उठाना, उठवाना, सुनना, सुनवाना, सुनाना। जैसे आप डिग्री पढ़ते हो कि आपका पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव है, बस सेम वैसे ही इसमें भी होता है। या इवन आप ये समझ लीजिए कि जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है, वैसे हिंदी में भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो मूल क्रिया होगी वो आपका जैसे हम पढ़ते हैं ना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये मूल क्रिया है। तो अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है बजवाना, ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करना, उठना, बैठना ऐसे आता है, यहाँ पे वाना आया है तो ये नहीं आएगा। कराना ये भी नहीं आएगा। सुनना, उठना, दोनों में से कोई एक हो सकता है। मान लेते हैं कि उठना, फिर उठाना, फिर उठवाना, तो पहले तो मूल क्रिया आई, फिर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आई, फिर आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आई। यानी ऑप्शन नंबर सी हमको सही दिख रहा है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है सुनना, फिर दिया है सुनवाना, फिर सुनाना। अगर ये सुनाना पहले होता और सुनवाना बाद में होता तब आपका क्या हो जाता? ये सही उत्तर हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अध्ययन में उपसर्ग एवं प्रत्यय से आपका क्वेश्चन जब बनता है तो अध्ययन में अधि उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? अधि उपसर्ग। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से बापुरा शब्द के पर्याय का चयन कीजिए। मतलब बापुरा किसका पर्यायवाची शब्द है आपको ये बताना है। बाबुल का है, अकिंचन का है, सदाबहार का है कि बहुधा का है। तो जो बापुरा होता है वो निर्धन को बोला जाता है, मतलब जिनके पास धन नहीं रहता। तो धन नहीं रहता उसके लिए अकिंचन शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी बापुरा जो है अकिंचन का पर्याय है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो है कह रहा है त्रिफला में कौन सा समास है। तो देखिए त्रिफला, तो यहाँ पे देखिए पहला ही आपका ये जो शब्द है ये संख्या को बता रहा है, और समास में जो पहला शब्द संख्या को बताए तो वो कौन सा समास होता है? तो आप जानते हो द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हो द्विगु समास, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा चौराहा, तिराहा, उसके बाद पंचवटी, तो ऐसे शब्द किस में आते हैं? द्विगु समास में आते हैं। त्रिकोण, ये सारे शब्द किस में हैं? द्विगु समास में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो है कह रहा है कि अधोलिखित में अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताइए। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, और अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब जो जानकार ना हो, जिसे जानकारी ना हो। तो ऑप्शन नंबर देखिए पहला में प्राज्ञ, अनभिज्ञ, भिज्ञ और अनभिज्ञ। तो ये अनभिज्ञ नहीं होगा, क्योंकि अनभिज्ञ ऐसे लिखा नहीं जाता, अनभिज्ञ ऐसे लिखा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी में जो अनभिज्ञ लिखा है वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि साँच को आँच नहीं लोकोक्ति का अर्थ बताइए। साँच को आँच नहीं, इसका मतलब ये है कि सच्चा व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। जो सच्चे व्यक्ति होते हैं वो निडर होते हैं। तो सच्चे व्यक्ति को हर कोई झुठला सकता है? नहीं। सच्चे व्यक्ति से सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इस पर साँच को आँच पर नहीं बैठ सकता, ये भी नहीं होगा। सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं, यही होगा। यानी जो साँच को आँच नहीं का मतलब क्या होता है, जो सच्चा व्यक्ति रहता है उसको डरने की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है? तो आप जानो गुदड़ी का लाल का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा कि ये तो गुदड़ी का लाल है। जैसे आप सब में से कोई न कोई हो सकता है कि गुदड़ी का लाल हो। इसका मतलब ये होता है कि आपका परिवार इतना सक्षम ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा सके, लेकिन आप अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म डाले हैं और आप चाहते हैं कि हमारा उसमें सिलेक्शन हो जाए ताकि हम अपने परिवार को आगे सर्वाइव कर पाएं। ठीक है, तो आप क्या हैं, अपने निर्धन परिवार में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार को आगे लेकर जा सकते हैं ये जॉब लेकर। तो आप देखें ऑप्शन, निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति, यानी निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुदड़ी का लाल होना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। अब देखिए मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है ये बताना है। यहाँ पे दिखा है ल, यल, यल और रियल। तो देखिए प्रत्यय या उपसर्ग पहचानना हो तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि जो शब्द हम निकाल रहे हैं उसके बाद जो बच रहा है उसका कोई न अर्थ होगा कि नहीं होगा। अगर कोई अर्थ नहीं होगा तब तो आपका न तो वो प्रत्यय होगा न तो उपसर्ग होगा। लेकिन अगर जिस शब्द को निकालने के बाद बचा हुआ शब्द अगर आपका कुछ न कुछ अर्थ देता है तो वो आपका क्या होगा, या तो उपसर्ग होगा या तो प्रत्यय होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है मरियल, ठीक है, तो मरियल में अगर हम मर निकाल दें तो क्या बचेगा, ईयल बचेगा। मर का मतलब होता है मरना, और जो शब्द ईयल जुड़ा है इसमें जुड़कर इसकी क्या करता है, विशेषता बताता है। तो ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हो, ईयल दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी शब्द हम निकाले हैं ईयल, ईयल निकालने के बाद जो बचा है उसका अर्थ बन रहा है। अगर इसका अर्थ न बनता तो ये जो ईयल है ये आपका प्रत्यय न होता। और आपको बता दें कि प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसकी विशेषता प्रकट करता है या उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। और उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के शुरुआत में लगकर उसकी विशेषता बताता है या उसके अर्थ में परिवर्तन लगता है। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि अभिज्ञ जानकार होता है, भिज्ञ आपका जानकार होता है, लेकिन अगर वहीं लिख जाए अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जिसे जानकारी ना हो। तो ये जो अन लगा है ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उपसर्ग। लेकिन ये जो लास्ट में लगा है ईयल, ये अभी क्या है, ये प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं ईयल है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है, देखिए यहाँ पे अकेंचक होना चाहिए, अकेंचक, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। अकेंचक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। तो अकेंचक किसको कहते हैं, अंक, अंक मतलब गोद भी होता है, में खेलने वाला बच्चा नहीं, अंकों की गणना करने वाला नहीं, अंकों के साथ खेलने वाला नहीं, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, यानी जो आय व्यय के आंकड़ों को जांच करता है। जैसे ऑडिटर होते हैं अंग्रेजी में, उसको हिंदी में बोला जाता है अकेंचक। ठीक है, यानी जो ऑडिटर काम करते हैं वही हिंदी में उसका नाम क्या हो गया है, अकेंचक हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, वही क्या है आपका सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि यगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। देखिए यगड़, जगड़, मगड़, तगड़, ये जब आप रस पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेंगे, या आप छंद पढ़ोगे, छंद पढ़ोगे तो वहां पे आपको यगड़, जगड़ ये सभी चीजें मिलेंगे। तो जब आप पढ़ोगे तो ये किसके प्रयोग में आते हैं, तो ये मात्राओं की गणना के लिए प्रयोग में आते हैं। यानी मात्राओं की गणना किस प्रकार की जाए इसके लिए यगड़, जगड़, मगड़, तगड़ ये सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि यगड़ शब्द में कितने, मतलब यगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। यगड़, इसमें देखिए इसका चिन्ह इस तरीके से चलता है। तो ये जो पहला है ये एक मात्रा को बताता है, और ये जो यस यस टाइप का बना है ये दो मात्रा का बनाता है। यानी जो एक मात्रा का होता है उसको बोलते हैं लघु, ठीक है, और जो दो मात्रा को बताता है उसको बोलते हैं गुरु। तो आप अपने से देखो
कि एक तो लघु है और दो ठो गुरु है, तो अपने ऑप्शन में ढूंढो कि यगण में कितने लघु और गुरु गण होते हैं। तो देखिए, एक लघु और दो गुरु, एक लघु दो गुरु, यहाँ पे एक लघु एक गुरु और एक लघु, ऐसे एक लघु एक गुरु एक लघु, ये भी नहीं होगा, एक लघु दो गुरु। तो अगर आप देखो यहाँ पर एक लघु दो गुरु है, और अगर आप पहले ऑप्शन से थोड़ा सा मैच करा रहे हो कि यहाँ पर भी एक लघु और दो गुरु है, यहाँ पर एक लघु दो गुरु है, तो आप यहाँ देखो ट्रिपल यस टाइप लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितने लघु होने चाहिए, तीन, और आपके लघु नहीं गुरु होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं आप, एक लघु और दो गुरु है, यानी एक लघु और दो गुरु, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कर है करुण रस का स्थायी भाव बताइए। करुण का मतलब होता है शोक, ठीक है, करुण का मतलब क्या होता है, शोक। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। मतलब अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं। जैसे देखिए, निर्झर का मतलब झरना होता है और निर्जर का मतलब देवता होता है, बात सही है, ये दोनों सही हैं। प्रसाद का मतलब कृपा होता है, प्रासाद का मतलब महल होता है, ये भी सही है। षष्ठी का मतलब 6 होता है, षष्ठी का मतलब 60 होता है, नहीं, षष्ठी का मतलब 6 होता है लेकिन षष्ठी का मतलब क्या होता है, 60 नहीं होता। अभिराम का मतलब सुंदर, अविराम का मतलब लगातार, ये सही होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी को अगर छोड़ दें तो बाकी सब क्या है, सही है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण कौन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि पद्मावती सब सखी बुलाई, मन फुलवारी सबे चली आई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग होकर वाक्य की क्या करते हैं, सुंदरता को बताते हैं, क्या कहलाते हैं, अलंकार। अलंकार का मतलब आभूषण भी होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कह रहा है पद्मावती सब सखी बुलाई, मन फुलवारी सबे चली आई। तो यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा होगा मनु। अब इसी से ये पकड़ा गया, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें मनु मानव जनु जानो ऐसे शब्द लगे होते हैं, और उस अलंकार का नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए सी में उत्प्रेक्षा अलंकार दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा शब्द है, मतलब प्रश्न है, कह रहा है कि अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। मतलब अंक का अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो सकता है, धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, कारण नहीं, संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद और अध्याय, ये हो सकता है। निराधार, शून्य, निचला ओष्ठ, ये नहीं होगा। नष्ट न होने वाला, आ नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा। अंक का मतलब होता है संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद और अध्याय, इन सभी को हम लोग अंक बोल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। वाच्य का मतलब वायस, अंग्रेजी में आपने वायस पढ़ा होगा, क्योंकि जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप किसी एक जॉब की पर्टिकुलर तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप उसमें कई जॉब की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अगर स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं तो आप हिंदी पढ़ते हो, अगर सेंट्रल के होते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ते हो। तो अगर आप इंग्लिश पढ़े होगे तो आप वॉइस जरूर पढ़े होगे। हम उम्मीद करते हैं आप वॉइस बहुत अच्छे तरीके से जानते होगे। अगर नहीं जानते होगे तो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो उसको हिंदी में बोला जाता है वाच्य। जैसे आप पढ़ते हो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वैसे हिंदी में भी होता है वाच्य। लेकिन हिंदी में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये जो कर्तावाच्य है इसको कर्तृवाच्य भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पुस्तक पढ़ी जाती है, ये पुस्तक पढ़ी जाती है, ये कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, ठीक है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये आपका कर्तावाच्य है, लेकिन मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये क्या है, कर्मवाच्य है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है मुझे बहुत घबराहट हो रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण अव्यय होगा। यानी आपको बताना है क्रिया विशेषण कौन सा होगा, ठीक है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, तो वहां पे बहुत तेज यानी तेज तो दौड़ रहा है लेकिन उससे भी तेज बता रहा है कौन, बहुत शब्द
इसलिए क्या हो जाएगा, वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बताना है मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तो यहाँ पर बताना है कि ये बताइए इसमें से कौन सी क्रिया विशेषण अव्यय है। पहला लिखा है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक। तो यहाँ पे देखिए बहुत, ये जो बहुत शब्द है यही क्रिया विशेषण है, क्योंकि घबराहट जो है वो आपका क्रिया है, घबराना, और उसकी विशेषता बता कौन रहा है, बहुत, यानी घबराहट तो हो रही है उसको, लेकिन बहुत घबराहट हो रही है। तो बहुत एक संख्या को प्रदर्शित करता है, जैसे तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तो जो बहुत के बाद आ रहा है वो कोई ना कोई आपका संख्या बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कुछ न कुछ वो रिजल्ट बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, इसमें क्रिया विशेषण जो अव्यय है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, इस वाक्य में किस काल में व्यक्त हुआ है, मतलब वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है। तो ये पूरा वाक्य है, बताना है आपको। सामान्य भविष्यत काल है, हेतु हेतुमत भविष्यत काल है, संभाव्य भविष्यत काल है, या हेतु हेतुमत भूतकाल है। देखिए हेतु हेतुमत भूतकाल या भविष्यत काल का मतलब होता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है, आप कोई ना कोई कंडीशन दे रहे हो। जैसे अगर हम एक शब्द बोलें कि यदि मैं वहां होता तो लड़ाई न होती, यानी एक तरीके से आप एक कंडीशन बता रहे हो कि यदि मैं वहां होता तो झगड़ा होता ही नहीं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश में बेरोजगारी खत्म कर देता। यानी आप एक ऐसी कल्पना को कर रहे हो जो पॉसिबल ही एक तरीके से नहीं है आपके कल्पना करते समय, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हेतु हेतुमत, यानी हिंदी में तो हेतु हेतुमत बोलते हैं और अंग्रेजी में कंडीशनल। ऐसे देखिए सामान्य भविष्यत काल यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। संभाव्य, संभाव्य जो होता है वो हमेशा संभावना व्यक्त करता है, यानी काश इसमें शब्द लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, ठीक है, या काश कल हम सिनेमा देखने जाएं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये जो संभव है, संभव ऐसे स्पष्ट हो गया कि हेतु हेतु मत तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है। सामान्य होगा नहीं, उसके बाद हेतु हेतु मत भूतकाल तो होगा नहीं, तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी संभाव्य भविष्यत काल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है, करें सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश बोली से माना जाता है। अपभ्रंश बोली का मतलब होता है कि उस बोली से ही क्या हुआ है, उस चीज का विकास हुआ है आगे, यानी उस बोली से टूटकर एक नई बोली बनी है। तो सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश बोली से माना जाता है, तो ये ब्राह्मण होता है, यानी सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश बोली से माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि महादेवी वर्मा को किस काव्य के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत ही फेमस क्वेश्चन। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए दिया गया था, और कब दिया गया था, 1982 में। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर दे दिया क्वेश्चन कि महादेवी वर्मा को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो 1982 में, और किस काव्य के लिए दिया गया था, तो यामा के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 33 प्रश्न हम करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रश्न है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में कर्तव्य सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।